नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अभी दिसंबर में ही जो है एचपी हाईकोर्ट में क्लर्क की 63 पोस्ट अनाउंस हुई है, जिसके लिए जो है एग्जाम भी मार्च अप्रैल तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उसके लिए जो है हमने 10 लेटेस्ट पैटर्न पे मॉक टेस्ट बना दिए, जो कि आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जो है आप उन्हें बाय कर सकते हैं। बाकी ये फ्री मॉक टेस्ट है यूट्यूब के लिए। इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जो है मॉक टेस्ट को खुद अटेम्प्ट करना, उसके बाद वीडियो को देखना। वीडियो में मैं आपके साथ सारे आंसर जो है डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे कि आप 100 में से जो है कितने मार्क्स ला पा रहे हो। तो 100 जो है मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का जो है आपको टाइम मिलेगा। बाकी सेक्शन वाइज भी बता रखा है, 20 रीजनिंग के क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर के हैं, 30 एचपी जीके के, बाकी में जो है नेशनल इंटरनेशनल जीके आपका रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड द जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट स्टार्ट फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन आप देख रहे हैं इंग्लिश में है, क्योंकि पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का। तो इंग्लिश में ही जो है इस मॉक टेस्ट को भी मैंने बनाया है, क्योंकि इंग्लिश में ही जो है आपका पेपर भी ओरिजिनल होने वाला है। तो यहाँ बोल रहा है इन विच ईयर डिड द जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट स्टार्ट फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है जो हिमाचल प्रदेश का जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट था वो कब से स्टार्ट हुआ। तो कब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है अगस्त 1948। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ जो है आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अगस्त 1948 पूरी डेट क्या है? 15 अगस्त 1948 को जो है द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो हिमाचल प्रदेश में जो है द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर जो है स्टार्ट कब हुआ? 15 अगस्त 1948 में। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है द हाई कोर्ट विच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। तो यहाँ कह रहा है कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें पहली जो है वुमेन चीफ जस्टिस बनी। तो कौन सा हाई कोर्ट में बनी? पूरे इंडिया में अगर हम देखें सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जो है वुमेन चीफ जस्टिस बनी। अगर कंपैरिजन में देखें पूरे इंडिया में जो है हिमाचल के हाई कोर्ट में जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी वो हिमाचल में ही बनी, ठीक है, हिमाचल के हाई कोर्ट में। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको इस यूट्यूब वीडियो के, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मिल आपको जो है मैंने डाल दी है, वहां से इसे खुद अटेम्प्ट करना। बाकी वीडियो में जो है आंसर मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो को बनाने में जो है टाइम लगता है। तो लीला सेठ जो है पहली चीफ जस्टिस थी किसी भी हाईकोर्ट की इंडिया में, ठीक है। लीला सेठ, अगर आपसे बोला जाए कि हिमाचल के हाईकोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो लीला सेठ थी। अगर बोले कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी, तो वो लीला सेठ ही बनी, ठीक है। और ये कब बनी? 1991 में। थर्ड देखते हैं, बिटवीन 1967 एंड 1971 हिमाचल प्रदेश वॉज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट। तो सबॉर्डिनेट था हिमाचल जो है किसके अंडर आता था, कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता था? पंजाब के हाई कोर्ट के अंदर, या फिर हरियाणा की, या दिल्ली के, या राजस्थान के। तो कह रहा है 1967 से 1971 तक जो हिमाचल था वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता था। तो कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता था? दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आता था हिमाचल। कब? 1967 से 1971 तक। तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? 1967 से 1971 तक हिमाचल कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता था? दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर आता था। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है यहाँ पर। जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट था, उसके तहत जो है 1 मई 1967 से जो है हिमाचल किसका सबॉर्डिनेट हो गया था? दिल्ली के हाई कोर्ट के अंडर आ गया था, ठीक है। और हिमाचल का अगर आपसे पूछा जाए जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो कहाँ है? रेवंसवुड में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी अगर प्रेजेंट में देखोगे शिमला में जो है हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, वो कौन सी बिल्डिंग में है? रेवंसवुड में है। तो रेवंसवुड भी जो है आपने याद रखना है। फोर्थ देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। अभी जो है ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन है, वो है लीला सेठ। अगर क्वेश्चन आता हिमाचल नहीं पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में जो है पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी, तो वो लीला सेठ ही बनी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा था फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, तो ये लीला सेठ है। कब बनी? 1991 में। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है यहाँ पर, इन विच बिल्डिंग इज द हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी हाउस लोकेटेड आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन इन 2005। तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी जो है कौन से जो है
बिल्डिंग में है, ठीक है। दाले विला में है, विलासपुर हाउस में है, ग्राम हाउस में है, या कर्जन हाउस में है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है कर्जन हाउस, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है, वो बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग में है? वो है कर्जन हाउस में, ठीक है। कर्जन हाउस में जो है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी है, जो कि बनी कब है? 2005 में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी जो है कब बनी? तो वो 2005 में बनी। कौन सी बिल्डिंग में है? कर्जन हाउस में है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी, ठीक है, ये तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी। अगर आपसे पूछ लूं मैं नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ है, तो वो कहाँ है? वो भोपाल में है, ठीक है। भोपाल कहाँ पड़ता है? भोपाल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। तो अगर पूछे नेशनल जुडिशियल एकेडमी क्या है, तो वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश की। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी कहाँ है? ये शिमला में है। कौन सी बिल्डिंग में है? कर्जन हाउस में है। कब स्टैब्लिश हुई? 2005 में। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है, ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। मगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरली पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। बाकी करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपने जो है अच्छे से पढ़ना है, एक साल तक का तो पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर के भी 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो करंट अफेयर भी काफी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। रीजनिंग में 20 में से 18-19 तो बच्चे जो है ठीक कर ही देते हैं। कंप्यूटर भी जो है आपकी जनरल रहती है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं पूछते, ठीक है। तो जनरल आपको कंप्यूटर पता होना चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। एचपी जीके आपकी अच्छी होनी चाहिए, एचपी जीके में भी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। दिक्कत इंडियन जीके में आएगी, क्योंकि इंडियन जीके काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बाकी पिछला अगर रिकॉर्ड देखोगे तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती हाई कोर्ट की, ठीक है। मैंने जो है अपने चैनल पे हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सबको देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब में भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बना रखा है। सिक्स देखिए, विच चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ बीन अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? ये जो हैग में है। अब यहाँ बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कौन से चीफ जस्टिस थे जो कि एक जज रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो कौन है वो? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है आर एस पाठक। तो जस्टिस आर एस पाठक, ये जो है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एक जज रह चुके हैं। तो यहाँ पर आपने जो है देखने वाली बात है, ये चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, और ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है एक जज रह चुके हैं। कौन? जस्टिस आर एस पाठक। अब हमीदुल्ला बैग दे रखा है, ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 25 जैन, कब? 25 जैन 1971। तो 25 जैन 1971 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट बना, और उसी दिन जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई। कब? 25 जैन 1971। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने? जस्टिस हमीदुल्ला बैग। अब यहाँ बोल रहा है हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है जज रहे, तो वो कौन है? जस्टिस आर एस पाठक। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ है, वेयर वॉज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट कंक्लूडेड। तो इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट जो है कहाँ हुआ? तो बताइए, इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 में कहाँ हुआ? कौन सी जगह पे हुआ? बांसकोट, पीटरहॉफ, बालूगंज, या द रिट्रीट। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है बांसकोट। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसकोट में क्या हुआ? शिमला में क्या हुआ? इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट। तो बांसकोट में क्या हुआ? इंडो पाक यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, वो 1972 में कहाँ हुआ? बांसकोट में हुआ। अब देखिए पीटरहॉफ दे रखा है, तो ये पीटरहॉफ क्या था? पहले जो पंजाब का जो हाई कोर्ट था वो पीटरहॉफ में ही था, और यहाँ पर ही जो है महात्मा गांधी का जो ट्रायल था, ठीक है, महात्मा गांधी का जो ट्रायल था, मर्डर का ट्रायल था, किसके ऊपर चला था? नथुराम गोडसे पे। तो वो कहाँ चला था? पीटर हॉफ में ही चला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी के मर्डर का ट्रायल कहाँ चला था? पीटर हॉफ में चला था। क्यों चला था? क्योंकि पहले जो पीटर हॉफ था वो क्या था? पंजाब का हाई कोर्ट था, ठीक है। शिमला कहाँ आता था? शिमला पहले अगर हम देखें 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल अस्तित्व में आया, मगर जो शिमला का शहर था वो हिमाचल में नहीं गिनते थे, उसको जो है पंजाब में काउंट करते थे, ठीक है। बाद में जाके जो है जब 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब जो है शिमला सिटी जो है हिमाचल के पास आई। तभी जो है ये पीटरहॉफ जो है कहाँ का? पंजाब का हाई कोर्ट था, और यहीं पर जो है महात्मा गांधी का जो है मर्डर का ट्रायल चला। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले कि महात्मा गांधी का मर्डर का ट्रायल कहाँ पर चला, तो वो पीटरहॉफ में चला। बाकी यहाँ पूछा था इंडो पाक
जो इंडिया पाकिस्तान का शिमला एग्रीमेंट था 1972 में हुआ, वो कहाँ पर हुआ, वो बांसकोट में हुआ है। अब अगर आपसे पूछो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है, रेवंसवुड है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही है एक ही मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, मगर जो है मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जिसने भी जो है मॉक टेस्ट लेने होंगे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना अगर नहीं समझ आ रहा। वैसे तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर जो है मॉक टेस्ट का कोर्स मिल जाएगा, सिंपली बाय करोगे वहाँ पर सारे मॉक टेस्ट शो हो जाएंगे। हर एक मॉक टेस्ट में जो है क्वेश्चन होंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेनेशन देने का फायदा क्या होता है कि एक क्वेश्चन में 10-10 चीज़ें जो है कवर हो जाती है। बाकी तब भी नहीं समझ आएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, और जो फ्री वाले हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए यूट्यूब में और भी मॉक टेस्ट बनाने की जो है मैं कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो को जल्दी जल्दी करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ बिलासपुर वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल्सो एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कह रहे राजा कौन था बिलासपुर का जो एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट था, राज्यसभा का पार्ट था, लोकसभा का पार्ट था, तो वो कौन था, तो वो थे कौन थे, आनंद चंद। आनंद चंद कौन है, ये बिलासपुर के लास्ट राजा भी हैं, तो बिलासपुर के लास्ट राजा थे राजा आनंद चंद, और ये लोकसभा, राज्यसभा, एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों का ही जो है पार्ट रहे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9th है, विच स्नोक्लैड पीक ऑफ एचपी शेप्ड समवट लाइक मोटरहॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो कह रहा है एचपी की ऐसी कौन सी चोटी है जो कि स्विट्जरलैंड में मोटरहॉर्न पीक है उसकी तरह जो है रिजेंबल करती है, उसकी तरह जो है दिखती है, तो वो कौन सी है। 9th का राइट आंसर गेफांग है, ठीक है। गेफांग कहाँ पड़ता है, ये लाहौल स्पीति में है। तो ये जो है ऐसी पीक है, ठीक है, स्नो लैंड पीक है, मतलब बर्फ से ढकी हुई पीक है जो कि मोटर हॉर्न की तरह लगती है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है, गेफांग। 10th है, व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एचपी विधानसभा इंक्रीजेस फ्रॉम 36 टू 41। तो यहाँ कहना चाहता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है मेंबर्स की संख्या 36 से 41 कब हुई। तो कब हुई, पहले 36 थी, फिर बढ़ के कितनी होगी, बढ़ के 41 हो गई। ये कब हुई, 1954 में। 1954 में क्या हुआ, बिलासपुर को जो है हिमाचल में मर्ज किया गया, तो 36 से बढ़ के कितनी विधानसभा सीटें हो गई, 41 हो गई। तो याद रखना है कब हुई 36 से बढ़ के 41, 1954 में, क्योंकि बिलासपुर को जो है मर्ज किया गया। बाकी एक्सप्लेनेशन में बता रखा है बिलासपुर को जो है मर्ज किया गया हिमाचल में, तो विधानसभा सीटें जो है 36 से बढ़ के कितनी हो गई, 41 हो गई। कब हुई, 1 जुलाई 1954 को। 11th है, व्हेन वाज चीफ कमिश्नर ऑफिस एंडेड इन एचपी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है चीफ कमिश्नर ऑफिस जो है कब खत्म किया गया, तो कब खत्म किया गया बताइए। 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है मार्च 1952। तो मार्च 1952 को जो है चीफ कमिश्नर ऑफिस जो है खत्म कर दिया गया। पहले जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को, तो चीफ कमिश्नर के जो है अंडर आता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 1951 और 52 में क्या हुआ, ठीक है, 51 में स्टार्ट हो गए थे लास्ट में इलेक्शन, और 52 में जो है उसका रिजल्ट आया, और वाई एस परमार जो है पहले चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के। तो अब चीफ मिनिस्टर जो है एक तरह से रूल करेगा पूरे स्टेट में, तो जो चीफ कमिश्नर सॉरी जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, सीएम होते हैं, वो जो है रूल करेंगे, और चीफ कमिश्नर का जो पद है वो खत्म कर दिया गया। तो पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने, वाई एस परमार बने, कब बने, 1952 में। तो जो चीफ कमिश्नर का पद था, ऑफिस था, वो एंड कर दिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो कब हुआ, 1952 में, मार्च 1952 में जो है चीफ कमिश्नर का जो है पद खत्म कर दिया गया। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। मुख्यमंत्री, हिंदी में अगर बोलूँ तो मुख्यमंत्री जो है रूल करेगा, तो वो 1952 में रिजल्ट आया, तो वाइस परमार जो है पहले मुख्यमंत्री बने। 12 देखिए, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमिटी सेट अप ऑन 30 जुलाई 1939 ऑन द इशू ऑफ धामी फायरिंग ट्रेजिडी। तो धामी फायरिंग ट्रेजिडी आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 लोगों का जो है निधन हुआ, तो इसके ऊपर एक जो है इंक्वायरी कमेटी बनाएगी। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है उसका मेंबर नहीं था, तो कौन जो है इसमें से उसका मेंबर नहीं था, तो कौन नहीं था। इसका राइट आंसर है, 12th का जो राइट आंसर है वो है श्री शांति स्वरूप धवन। तो बाकी 3 जो है इस कमेटी के मेंबर थे। तो धामी फायरिंग ट्रेजिडी के लिए जो है एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसके मेंबर थे लाला दुलीचंद, देव सुमन, ठीक है, ये हेड थे लाला दुलीचंद, और 2 मेंबर और थे, देव सुमन और श्यामलाल खन्ना। बाकी शांति स्वरूप धवन जो है इसके मेंबर नहीं थे। तो 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेस एट बाराबन इन द हिल्स ऑफ कटासन पास। तो कहना चाहता है कटासन पास के पास जो है बाराबन में कौन सी नदी का जो है उद्गम होता है, ठीक है, कौन सी नदी का जो है उद्गम होता है।
13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है मारकंडा। अगर मारकंडा आपसे पूछो मैं कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, तो सिरमौर में फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? बराबन से होता है, ठीक है, इन द हिल्स ऑफ कटासन पास। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। बाकी एक्सप्लेनेशन में बता रखा कि कटासन पास के बिलो एक टेम्पल भी है, कटासन देवी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बराबन हिल से जो है मारकंडा रिवर का जो है ओरिजिन होता है। और ये 25 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है सिरमौर में जो है ट्रैवल करती है, फिर अंबाला में चली जाती है, ठीक है, हरियाणा के अंबाला में जो है चली जाती है काला अम से। 14 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कहना चाहता है पहला इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन था हिमाचल प्रदेश का? 14 का राइट आंसर क्या है? पीसी राणा, ठीक है। पीसी राणा क्या थे? ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। अब आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट में कौन है, एडवोकेट जनरल कौन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ ले जाता है एग्जाम में कि प्रेजेंट में बताओ कि भैया चीफ सेक्रेटरी कौन है हिमाचल प्रदेश का, एडवोकेट जनरल कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट वाले भी जो है याद करने, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी यहाँ पूछा था फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, तो वो पीसी राणा थे। अभी प्रेजेंट के भी पता होना चाहिए, प्रेजेंट के भी जो है डाटा पूछ ले जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, रंग महल ऑफ बिलासपुर वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो किस राजा के काल में जो है रंग महल का जो है निर्माण हुआ? तो 15 का राइट आंसर क्या है? ये है विजय चंद। तो विजय चंद के टाइम पे, ये बिलासपुर के राजा थे, इनके टाइम पे जो है रंग महल का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16 देखते हैं, पारी लुंगबी वैली एंड लिंगटी वैली आर इन। तो लिंगटी वैली तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ बोल रहा है पारी लुंगबी वैली एंड लिंगटी वैली जो है ये कहाँ पर है? तो 16 का राइट आंसर है स्पीति, ठीक है, स्पीति वैली में है, ठीक है। लिंगटी वैली ये कहाँ पर है? ये स्पीति में पड़ती है। बाकी एक्सप्लेनेशन में बता रखा होगा, जैसे कि लिंगटी पूर्वी वैली है, पीन वैली है, लिंगटी वैली है, ये सारी जो है आपकी स्पीति में पड़ती है। एक रिवर है स्पीति रिवर, ठीक है, उसके साथ जो है लिंगटी हो गया, पीन रिवर हो गया, ये सारी जो है उसकी सहायक नदियां हैं। तो लिंगटी वैली कहाँ पर है? ये जो है स्पीति में पड़ती है। 17 देखिए, बिल कलेश्वर टेम्पल सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ बोल रहा है बिल कलेश्वर टेम्पल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है हमीरपुर। तो हमीरपुर में जो है बिल कलेश्वर टेम्पल है। 17 का राइट आंसर क्या है? बिल कलेश्वर टेम्पल कहाँ है? ये जो है हमीरपुर में स्थित है। 18th है, सीरखड़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज राइजेज इन मंडी एंड जॉइन सतलुज एट विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो कहना चाहता है सतलुज की जो है एक सहायक नदी है सीरखड़, ठीक है, सीरखड़ यह नाम दे रखा है। ये सतलुज से जो है कहाँ पर मिलती है? प्लेस आपसे पूछा जा रहा है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है सतलुज की सीरखड़, और ये कहाँ पर मिलती है सतलुज से, ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है सेरी। तो सेरी नामक स्थान पे जो है सीरखड़ किससे मिलती है? सतलुज से मिलती है। अब देखिए और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि अलीखड़ हो गई, अलीखड़ जो है बैरी घाट में मिलती है। गांबर खड़, ये भी जो है सतलुज की सहायक नदी है, ये जो है दागरन में मिलती है। तो ये भी पता होना चाहिए। अलीखड़ भी पूछ सकता है, बैरी घाट में मिलती है। गंबर खड़ कहाँ मिलती है? ये दागरन में मिलती है। तो एचपीजी के तो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आपकी। बाकी इतनी डिफिकल्ट नहीं पूछते, 30 क्वेश्चन है तो 25 तो बच्चे कर ही लेते, 5 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट डालते जानबूझ के, जो बच्चे ना कर पाए। तो एचपीजी के तो इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सीरखड़ क्या है? ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की, और कहाँ मिलती है? सेरी में जो है मिलती है सतलुज से। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, विच किंग ऑफ चंबा वाज नोन एज बालीकरण फॉर हिज जेनरसिटी। तो बालीकरण जो है किस राजा को बोलते थे चंबा के? क्योंकि काफी जनरस थे, काफी जो है दयालु थे, काफी जो है दान करते थे। तो किसको बोलते थे? राजा बलभद्रा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। राजा बलभद्रा जो है चंबा के राजा थे, इन्हें बालीकरण भी बोलते थे। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, अब यहाँ पर जो है वैली को मैच करना है डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। तो पतन वैली कहाँ है? पतन वैली बताइए कहाँ है? पतन वैली तो लाहौल स्पीति सीधा यहाँ पर कर रखा है। दानवीन वैली कहाँ है? दानवीन वैली तो बिलासपुर में पड़ती है। सपरून वैली सोलन में है। तिदोंग वैली किन्नौर में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पतन वैली सीधा सीधा यहाँ पर मैच कर रखा है। दानवीन वैली जो है ये बिलासपुर में पड़ती है। सपरून वैली जो है सोलन में पड़ती है, ठीक है, ये भी सामने ही दे रखा है। और तिदोंग वैली जो है ऑप्शन ए किन्नौर में पड़ती है। तो यहाँ पर आपको जो वैली जो है डिस्ट्रिक्ट से मैच करनी थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी उम्मीद तो यही है, आपने जो है क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हैं, खुद इससे पहले अटेम्प्ट किए, फिर वीडियो को देख रहे हो, ताकि अपने नंबर जान सकूं कि भाई मेरी तैयारी कैसी है, कितने नंबर जो है मैं ला पा रहा हूँ। 21 देखिए, पिजोर एंड शिकरी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो यहाँ कह रहा है पिजोर और शिकरी जो है किस नदी की जो है सहायक नदी है,
ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या है, 29 का राइट आंसर पब्बर है। तो पब्बर की जो है सहायक नदियां हैं पिजोर और सिकरी। तो पब्बर की जो है सहायक नदियां यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, पिजोर और सिकरी जो है किसकी सहायक नदी है, पब्बर की। पूछे कि पब्बर किसकी सहायक नदी है, तो पब्बर तो टॉन्स की है। टॉन्स किसकी है, यमुना की। ठीक है, तो जैसे यमुना हो गई, यमुना से टॉन्स निकली, टॉन्स से जो है पब्बर निकल गई, और पब्बर की भी दो सहायक नदियां हैं, पिजोर और सिकरी। तो यहाँ पर जो है पिजोर और सिकरी पूछा है किसकी है, ये पब्बर की जो है सहायक नदियां हैं। 22 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू विजिट सुजानपुर टीरा। तो सुजानपुर टीरा आने वाले पहले ब्रिटिशर कौन थे, तो 1820 में कौन आए थे हिमाचल प्रदेश में, वो थे मूरक्राफ्ट। ठीक है, तो मूरक्राफ्ट जो है पहले ब्रिटिशर थे जो सुजानपुर टीरा आए। तो क्वेश्चन में पूछा हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू विजिट सुजानपुर टीरा, तो वो कौन थे, मूरक्राफ्ट थे। ये कब आए, 1820 में आए थे हिमाचल प्रदेश। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर पिछला पेपर देखोगे तो वहां पर जो है ब्रिटिशर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे और वो डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, तो शिमला की जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और डिफिकल्ट पूछे गए थे। ठीक है, 30 में से ऐसा था 25-26 तो बच्चे कर सकते हैं, मगर 4-5 क्वेश्चन में इन्होंने जो है फंसाया था बच्चों को। 23 देखिए, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड जॉइंटली बाय ऑल द फैमिलीज इन केलोंग वेयर मेल चाइल्ड वाज बोर्न इन द प्रीसीडिंग ईयर। तो यहाँ कहना चाहता है केलोंग में जो है कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब जो है पिछले साल जो है मेल चाइल्ड जिस फैमिली में जो है पैदा हो। तो किसी फैमिली में जो है मेल चाइल्ड पिछले साल पैदा हुआ, जैसे कि 2024 में पैदा हुआ, तो 2025 में वो कौन सा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे केलोंग में। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है गोची। तो गोची फेस्टिवल जो है केलोंग में सेलिब्रेट किया जाता है अगर प्रीसीडिंग ईयर में जिस भी फैमिली में जो है मेल चाइल्ड पैदा होगा, तो वो जो है नेक्स्ट ईयर जो है गुची फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करेंगे सारे। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 है, नास्ट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ। तो यहाँ पर बोल रहा है जो नास्ट है किसका जो है ओरिजिनल नेम है, यानी पुराना नाम है, वशिष्ठ का है, कोठी का है, जगतसुख का है, या मारही का है। तो 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का जो राइट आंसर है वो है जगतसुख। तो जगतसुख जो है ओल्ड कैपिटल भी थी कुल्लू की, तो उसका जो पुराना नाम था वो नास था। ठीक है, तो नास वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जगतसुख। 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जगतसुख का पुराना नाम क्या है, नास्त है। 25 देखिए, वाइस रीगल लॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो कह रहा है किसके कार्यकाल में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो कि वाइस रीगल लॉज भी है उसका जो है निर्माण हुआ। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जो है वाइस रीगल लॉज जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है उसको जो है बनाया गया। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 है, खजियार लेक वॉज नेम्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर। तो खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, किसने ये नाम दिया था, विली पी ब्लेजर ने। अब पूछ रहा है कब दिया था। तो 26 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 7 जुलाई 1992। अब हम 1992 तो याद करते हैं मगर एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खजियार लेक जो है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, ये नाम किसने दिया, विली पी ब्लेजर ने। कब दिया, 7 जुलाई 1992। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 27 देखिए, द फर्स्ट वॉइसरॉय टू लिव इन पीटरहॉफ। अब पीटरहॉफ में पहले वॉइसरॉय रहने वाले कौन थे, लॉर्ड लिटन, एल्गिन, लॉरेंस या डलहौजी। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड एल्गिन। तो लॉर्ड एल्गिन जो है पहले वॉइसरॉय थे जो कि पीटरहॉफ में रहे। पीटरहॉफ क्या था, ये जो है पंजाब का जो है हाई कोर्ट भी था। ठीक है, तो पंजाब का हाई कोर्ट भी रहा था पहले। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड एल्गिन जो है पहले वॉइसरॉय थे जो यहाँ पर रहे। तो 27 का राइट आंसर क्या है, 27 का जो राइट आंसर है वो है 1863 में लॉर्ड एल्गिन जो है पीटरहॉफ में रहे और ये पहले वॉइसरॉय थे। तो पहले वॉइसरॉय जो पीटरहॉफ में रहे वो लॉर्ड एल्गिन थे। कब रहे, 1863 में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी किसी ने भी जो है अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा एचपी हाई कोर्ट का, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल। आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेस्ट सीरीज तो मैं दूंगा ही दूंगा, बाकी हिमाचल जी की आपको कंप्लीट मिलेगी, एक साल का करंट अफेयर मिलेगा, रीजनिंग आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के मिल जाएंगे। तो पूरा सिलेबस मिलेगा जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है मटेरियल ऑलरेडी बाय कर दिया है, तो लेट नहीं होना है क्योंकि एग्जाम डेट जो है आ रही है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, पूरा मटेरियल मिलेगा, उसके बाहर देखने की कुछ भी जरूरत जो है आपको नहीं पड़ेगी। 28 देखिए, द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर। तो सनावर स्कूल जो है कहाँ पर है, किसके पास है, ये जो है कसौली के पास पड़ता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास वाज कॉल्ड एज रितांका जोत। तो रितांका जोते जो है किस पास को बोलते हैं, तो ये रोहतांग पास को बोलते हैं। ठीक है, तो विच पास जो है
जिसे हम रोहतांग जोत बोलते हैं वो रोहतांग पास है, ठीक है। रोहतांग पास को जो है रोहतांग जोत भी बोलते हैं। अगर पूछ ले कि रोहतांग पास में पहले ब्रिटिशर कौन आए थे, तो वो कौन थे, ठीक है, पहले इंग्लिशमैन कौन थे, वो मूरक्राफ्ट ही थे। तो 1820 में ये जो है रोहतांग जोत भी आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। बिफोर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर वाइस परमार हेल्ड विच पोस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ सिरमौर स्टेट। तो सिरमौर स्टेट में जो है कौन सी पोस्ट में थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वाइस परमार जो है कौन सी पोस्ट में थे सिरमौर स्टेट में, तो कौन सी पोस्ट में थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो है पोस्ट में थे डॉक्टर वाइस परमार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ये जो है हिमाचल जी के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब जो है थोड़े करंट अफेयर के आएंगे, थोड़े जो है इंडियन जीके के, थोड़े जो है वर्ल्ड जीके के, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर और इंडिया और इंटरनेशनल जीके जो है रहने वाला है, ठीक है। 31 देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग इन मार्च 2025। तो कौन सी कंट्री जो है ब्रिक्स की यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग जो है मार्च 2025 में कंडक्ट करने वाली है, तो होस्ट कौन करेगी, इंडिया करेगी। 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया में जो है ये होने वाला है। कब होगा, 3 मार्च से 7 मार्च तक 2025 में जो है होने वाला है। इसकी जो थीम है वो है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट्स हैव निर्मला सीताराम प्रेजेंटेड। अभी आपने देखा बजट आया जिसमें 12 लाख, ठीक है, 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया गया। तो यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में चला है। तो कौन सा बजट जो है पेश किया निर्मला सीताराम ने, 8th, ठीक है। 8 जो है टोटल अभी तक यूनियन बजट जो है पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमन। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है 8th जो है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, लगातार बजट जो है पेश किया और ये 8वां था जिसमें जो है 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33। विच स्टेट इज होस्टिंग द 38 नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। तो पहली बार जो है 38 नेशनल गेम 2025 में कौन कंडक्ट करेगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में आज तक जो है नेशनल गेम्स नहीं हुए थे, तो 38 नेशनल गेम जो है पहली बार उत्तराखंड में होने वाले हैं 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द सीबीआई टू एनहांस इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस इन फाइटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम्स। तो यहाँ पर बोल रहा है सीबीआई जो है कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी जिससे जो है इंटरनेशनल पुलिस को जो है असिस्टेंस दी जा सके, जो आपके ट्रांसनेशनल क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्राइम हो रहा है, इंडिया में बैठे हुए हैं, दुबई में या फिर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो उसमें जो है हेल्प मिले। तो कौन सा, भारत पोल। तो भारत पोल ऐप जो है यानी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया जाएगा सीबीआई के द्वारा, जिससे जो है इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस में जो है सहयोग दिया जाएगा। चलिए 35 देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो 2025 का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग पूछी है, तो वो क्या है 85th है, ठीक है, 85th है। पहले जो है 80 थी, 80 से अब जो है कितनी हो गई 85 में, ठीक है, कम हो गई है, 85 जो है पहुंच गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग। 36 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट P75। तो P75 क्या था, प्रोजेक्ट P75, इसके अंडर जो है 6 जो है सबमरीन्स, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स जो है इंडिया को डिलीवर होनी थी, तो छठी जो लास्ट थी वो भी अब डिलीवर हो गई है। तो वो कौन सी है, वक्शीर है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम में जो है प्रोजेक्ट P75 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है लास्ट जो सबमरीन थी वो भी जो है इंडियन नेवी को मिल गई है। कौन सी, उसका नाम है वक्शीर, ठीक है, नाम आपको पता होना चाहिए, अभी लेटेस्ट है ये वक्शीर। इससे पहले जो है कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, ये 5 तो डिलीवर हो गई थी, अब जो है वक्शीर भी जो है डिलीवर हो गई है। 37 देखिए, वेयर इज द इंडिया कंबोडिया जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स बीइंग हेल्ड। तो पिछली बार का पेपर देखोगे उसमें भी ऐसे ही आ रखा है जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में कि किसके बीच में होती है। तो यहाँ पर जो है करंट अफेयर में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए। टेस्ट सीरीज भी बाय करोगे वहां पर भी काफी अच्छे करंट अफेयर मिलेंगे आपको, 1 साल तक के बहुत अच्छे करंट अफेयर डाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कंबोडिया ये जो एक्सरसाइज होती है सिनबैक्स, ये कहाँ पर हुई है, तो 37 का जो राइट आंसर है वो है पुणे, ठीक है, पुणे में हुई है। बाकी हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। अब पूछने को तो ये भी पूछ सकता है कि सिनबैक्स जो है किसके बीच में होती है, तो इंडिया और कंबोडिया, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर डाला था कहाँ पर हुई है, तो पुणे में हुई है, ठीक है, डेट भी है 1 से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक जो है ये हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। इन विच सिटी वॉज एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा लॉन्च्ड। तो कहना चाहता है एशिया की पहली वाटर सर्विस, ठीक है, फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उबर शिकारा। उबर तो आपको पता ही है दिल्ली में चलती है, चंडीगढ़ में चलती है, तो नाम दे दिए उबर शिकारा, ठीक है, यानी पानी में जो है ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, मतलब इधर से उधर ले जाएंगे लोगों को। तो ये कहाँ पर हुई है, श्रीनगर में हुई है, ठीक है, श्रीनगर में जो है उबर शिकारा जो है लॉन्च किया गया है। ये एशिया की पहली फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
39 देखिए, हु वॉन द 2024 टर्नर प्राइज फॉर देयर सोलो एग्जीबिशन अल्टर 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 अल्टार, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा है सीधा 2024 का टर्नर प्राइज किसको मिला है, ठीक है। तो किसको मिला है, 39 का जो राइट आंसर है वो है जसलीन कौर, ठीक है। 2024 का टर्नर प्राइज किसको मिला है, जसलीन कौर को। इनका जो है नाम याद रखना है। 40 देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल पहले तो प्रेसिडेंट जय शाह थे, अब वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब कौन बने हैं नए, 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है शमी सिल्वा। तो शमी सिल्वा का जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट बना दिया है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, शमी सिल्वा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 41 देखिए, 41 का जो राइट आंसर है, विच डेट हैज द यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे अभी थोड़े टाइम पहले हुआ, कब हुआ, 21 दिसंबर को, ठीक है। पहला जो है वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है सेलिब्रेट किया गया कब, 21 दिसंबर को। तो यूएन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 21 दिसंबर को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तौर पे जो है सेलिब्रेट करेंगे। 42 देखते हैं, विच कंट्री वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है री इलेक्ट कर दिया गया कौन सी कंट्री को, इंडिया को, ठीक है। 2024 से 26 तक जो है वापस जो है प्रेसिडेंट रहेगी इंडिया ही, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नए जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं इंडिया के वो कौन है, उनका नाम है के संजय मूर्ति, ठीक है। के संजय मूर्ति जो है न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। पहले कौन थे, अगर पहले पूछे, अब एक्सप्लेनेशन में हर चीज दी है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये पहले थे, अब नए बन गए हैं के संजय मूर्ति। तो नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, के संजय मूर्ति बने हैं। 44 देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन सर्टिफाइड बाय द WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये ट्रैकोमा जो है इसको जो है एलिमिनेट कर दिया है, कौन सी कंट्री ने किया है, इंडिया ने, ठीक है। इंडिया में जो है ट्रैकोमा अब खत्म हो गया। अभी ट्रैकोमा जो है किससे रिलेटेड जो है डिसीज है, ये आई से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है। तो ये ट्रैकोमा जो है इंडिया में अब फिनिश हो गया है। तो WHO ने जो है ये सर्टिफाइड किया है कि इंडिया ने जो है ट्रैकोमा जो ये डिसीज थी, ठीक है, इसको जो है फिनिश कर दिया। आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसको जो है अब एलिमिनेट कर दिया है। 44 का आंसर ऑप्शन बी इंडिया है। 45 है, विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द स्कैम से बचो कैंपेन टू कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड। तो पूछना चाहता है कौन सी कंपनी जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेट कर रही है और उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है स्कैम से बचो। तो किसने किया है, मेटा ने, ठीक है। मेटा जो है इसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एक कैंपेन चलाई है स्कैम से बचो, ताकि जो लोग हैं उन्हें अवेयर करा सके साइबर फ्रॉड्स के बारे में। 45 का आंसर ऑप्शन सी है। चलिए, ये हमारे इंडियन जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब इंडियन जीके और जो आपका वर्ल्ड जीके, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल जीके, उसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। साइंस के भी पिछली बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी मैंने ऐड किए। 46 देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैन नेवर बी पॉजिटिव, ठीक है, कैन नेवर बी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, उनके जो एनर्जी होगी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर पॉजिटिव होगी तो वो एटम से ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है, जो उनके वैलेंस शेल होंगे उससे ही बाहर चले जाएंगे, तो एटम जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, उनकी जो एनर्जी है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो 46 का आंसर ऑप्शन सी, कैन नेवर बी पॉजिटिव। 47 है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये तो आपने जो है स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल है उससे बाहर निकलने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और वो कितनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए 48 देखिए, व्हाट डज इंसुलिन डू। तो इंसुलिन क्या करता है, ठीक है, किसी का ब्लड शुगर बढ़ गया तो उसे डिक्रीज ही करेगा, तो डिक्रीज ब्लड शुगर। 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर। 49 है, मेनिंगिटिस इज अ डिजीज विच इफेक्ट्स द। तो यहाँ कह रहे हैं मेनिंगिटिस जो है ये किससे रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, किससे रिलेटेड डिसीज है, ब्रेन से, ठीक है। ब्रेन में जो मेम्ब्रेन होती है, ब्रेन की कवर करती है मेम्ब्रेन, उसकी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, जब आपको ये डिसीज होगी मेनिंगिटिस, ठीक है। तो 49 का आंसर ऑप्शन डी है। बाकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मेनिंगिटिस, ठीक है। तो 49 का आंसर ऑप्शन डी है। बाकी गलती मेरे से भी हो सकती है, किसी आंसर को अगर मैं गलत बता दूं आपको तो आपने क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करके मैं उसको जो है पिन कर दूंगा, बाकी ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पढ़ा तो देता हूँ मगर कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ 100 में से 100 नंबर कोई बच्चा ला देता है, ठीक है, गलतियाँ सबसे होती है। तो वही बात है, गलतियाँ अगर हो गई होगी तो कमेंट करना, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि और बच्चों को जो है प्रॉब्लम ना आए। 50 देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल
हेल्थ एंड न्यूरो साइंस जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो 50 का राइट आंसर क्या है? 50 का जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो पिछली बार अगर पेपर देखोगे तो उसमें भी जो है पूछ लिया गया है ये वाली जो आपकी इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है, लोकेशन पूछ ली गई है, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ये क्या है? बेंगलुरु में। तो सारे आपको पता होना चाहिए। एनडीए कहाँ पर है, कुछ भी जो है आपसे पूछ लिया जा सकता है। 51 देखिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ पर बोल रहा है कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो वो ब्राजील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 के हैं, सागर माथा इज द नेपाली नेम ऑफ, तो किसका है? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, नेपाली लोग जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। 53 देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप? तो पहला इंडियन कौन था जिसे रमन मैगसेसे अवार्ड मिला? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे थे ये पहले इंडियन थे जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड मिला। चलिए 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन से चीफ जस्टिस थे इंडिया के जिन्हें जो है अपॉर्चुनिटी मिली प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए? अब ये कब होता है? मान लीजिए प्रेसिडेंट है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट थे, वो बनेंगे फिर प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारण मना कर दे, मैं नहीं बनना चाहता, तो उसके बाद जो है किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो जो है एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन थे जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली? तो 54 का राइट आंसर क्या है? वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी ये जो है इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे जो है काम करने की। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बने, ये चीफ जस्टिस थे वैसे इंडिया के। बाकी उस समय जो प्रेसिडेंट होंगे उनका जो है डेथ हो गई थी। फिर वीवी गिरी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो जो है प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, तो इलेक्शन लड़ी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया वाइस प्रेसिडेंट से। तो उस कारण जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो है एक्ट करे कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरह। तो 54 का आंसर ऑप्शन सी है। 55 देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। तो सुप्रीम ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे सेटअप हुआ है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 124 में जिक्र है, तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है स्टैब्लिश किया गया। 56 देखिए, द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रैक्टिस एडवोकेसी इन। तो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जो है फिर एडवोकेसी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो रिटायर्ड जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर किसी भी कोर्ट में इंडिया के जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 56 का राइट आंसर क्या है? 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 है, लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंडर आता है? तो 57 का जो राइट आंसर है वो है केरला। ठीक है, केरला के अंडर आता है लक्षद्वीप का हाई कोर्ट। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो लक्षद्वीप हाई कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में जो है ये लोकेटेड है। 58 देखिए, द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन। तो जो पेंशन दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस को, वो कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है दी जाती है। 59 देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी 65 होती है। तो यहाँ पूछा था रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो वो 65 होगा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 60 देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? तो वीकर सोसाइटी को जो है यहाँ पर जो है रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, जॉब्स में। तो कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वीकर सोसाइटी को जो है रिजर्वेशन दे सकती है जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में? तो कौन से आर्टिकल में बोला गया? 60 का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 16। ठीक है, जो वीकर सोसाइटी है उन्हें जो है रिजर्वेशन दी जाएगी जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये जो है आर्टिकल 16 में बोला गया है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 61 देखिए, डैश अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। तो सिंपल पता होना चाहिए, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में, ये किसने जो है स्टैब्लिश की थी? 61 का राइट आंसर क्या है? सर विलियम जोन्स। तो ये जो है एक जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में स्टैब्लिश की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 62 है, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज वॉज। तो मौर्य पीरियड के दौरान जो है कौन सा बहुत फेमस जो है एजुकेशनल सेंटर था? वो था तक्षशिला। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। 63 देखिए, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वॉज फाउंडेड फॉर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ में, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, ये किसने जो है फाउंड की थी? तो 63 का आंसर क्या है? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है उसे जो है फाउंड किया। अभी प्रेजेंट में क्या बोलते हैं उसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है,
तो ये कब फाउंड किया गया, डेट भी देखिए 1875 में जो है बनाया गया, बाकी फिर बाद में उसे जो है रीनेम किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कब 1920 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क। तो सबसे ज़्यादा जो रॉ सिल्क है वो कहाँ होती है, पूरे अगर इंडिया में देखिए 60% जो है कर्नाटका में होती है, ठीक है, पूरे इंडिया का अगर देखिए तो 60% जो है कर्नाटका में होती है रॉ सिल्क। 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 65 देखिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट विच कंट्री। तो कह रहा है जो हेडक्वार्टर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये कहाँ है, ये कुवैत में है, ठीक है, कुवैत में जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो है हेडक्वार्टर है। 66 देखते हैं, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। तो ये राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राजस्थान। तो राजस्थान की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर। तो क्वेश्चन में पूछा था गुरु शिखर पीक कहाँ है, तो ये राजस्थान में। 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो म्यांमार को जो है कौन सी स्टेट नहीं टच करती, नागालैंड भी करती है, अरुणाचल प्रदेश भी करती है, मिजोरम भी करती है, असम जो है म्यांमार को टच नहीं करती। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है ये बाउंड्री शेयर करती है, म्यांमार के साथ असम नहीं करती। 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये देखिए नथुला अरुणाचल प्रदेश बोला है, रोहतांग पास तो हिमाचल प्रदेश में ही है, पलघाट केरला में है, लिपुलेख उत्तराखंड में। तो यहाँ पर नथुला काफी फेमस है, ये सिक्किम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ गलत मैच कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर नथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि सिक्किम होना चाहिए था। 69 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इट्स आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो कह रहा है कौन सी कंट्री जो है औरों और कंट्रियों पर डिपेंड करती है अपनी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो और कंट्रियों से आता है। तो किस कंट्री, कौन सी कंट्री जो है डिपेंड करती है, ये जो है जापान, ठीक है, जापान वैसे काफ़ी जो है हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, काफ़ी अच्छा जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर है, मगर जो रॉ मटेरियल है वो और कंट्रियों से लेती है। अब ये क्वेश्चन जो है आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का कोई पीछा पेपर देखोगे आप 2019-22 का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 70 देखिए, कुछ भी पूछ लेते हैं, वही मैंने आपको बोला इंडियन जीके काफ़ी जो है डिफिकल्ट है, एचपी जीके में नंबर लोगे, रीजनिंग में लोगे, कंप्यूटर में लोगे, और करंट अफेयर में भी लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे। बाकी इंडियन जीके वास्ट है, वहाँ पर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है थोड़ी किस्मत भी चलती है, ठीक है, मेहनत तो होनी चाहिए मगर थोड़ी किस्मत भी चलती है। 17 देखिए, द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, सिंपली ये पूछ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं 38 पैरेलल, ठीक है, 38 पैरेलल। जैसे चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन हो गई, रेड क्लिफ जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगी, तो वैसे ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या है, 38 पैरेलल जो बाउंड्री है। अभी आपके सारे जीके वाला सेक्शन खत्म हो गया। 20 क्वेश्चन जो है आपको आने वाले हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग जो है दबा के नंबर लेने हैं, ठीक है, रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है, पिछला पैटर्न देखना कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उसी जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन जो है आपने प्रैक्टिस करने हैं। आप इजीली जो है 20 में से मैं बोलता हूँ 20 भी ला सकते हो, ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन क्या पता ज़्यादा ही डिफिकल्ट डाल दे, मगर जो है लाए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर रीजनिंग में बच्चे लेते हैं, पहले भी लेते थे, अब भी जो है लेते जाएंगे, ठीक है, रीजनिंग काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है। 71 देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 22 से 24 हुआ, 28 हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर 52 हुआ, फिर 84 हुआ। तो 22 से 24 कैसे होगा, 2 ऐड हो गया। 24 से 28 कैसे हुआ, 4 ऐड हुआ। 28 से क्या ऐड होगा, इसका डबल कर दो, 8 ऐड हुआ। अब उसके बाद क्या ऐड होगा, 16 ऐड होगा। उसके बाद क्या ऐड होगा, 32 ऐड होगा। तो 52 में 32 किया तो कितना हुआ, 84। तो यहाँ पर जो है 2 है, 4 है, 8 है, उसका भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 28 में 8 ऐड करोगे तो कितना, 36 होना चाहिए था, 36 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 72 देखिए, अब यहाँ पर जो है आपको इस पूरी सीरीज को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है, तो बीच में देखते हैं क्या है बीच में। जैसे कि पहला वाला देख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे होना चाहिए, पहला वाला जे होना चाहिए, ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पर दे रखा है, फिर देखा है ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पर दो छोड़ के हैं, बी सी डी, ई एफ जी, एच आई जे, फिर जे आ गया, तो जे कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 73 देखिए, कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये जो है फैलती है, मलेरिया होगी। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होगी, कैंसर, ठीक है, ये जो है एक दूसरे से फैलती नहीं है, कैंसर। 74 देखिए, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ दिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम तो ज्वेलरी में यूज होता है, कॉपर नहीं होता। तो 74 में जो है अलग क्या है, ये कॉपर है। 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, हाइपोथेसिस, अजम्पशन और ऑब्जर्वेशन, तो ये जो है अलग हो गया। 75 का आंसर ऑप्शन डी है।
76 देखिए अब यहाँ पर जो है अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, इन्फेंट हो गया, सबसे छोटा इन्फेंट हो गया। फिर क्या होना चाहिए, फिर जो है यहाँ पर चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड बन गया। फिर एक एडोलसेंस एज होती है, देखिए 15 16 17, तो वो एडोलसेंस हो गया, ठीक है, एडोलसेंस हो गया। फिर क्या बनेगा, फिर जो है अडल्ट हो जाएगा और लास्ट में जो है ओल्ड हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, 76 का राइट आंसर क्या है, 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर ये जो है दे रखा है। तो मीनिंगफुल यहाँ पर सीक्वेंस है, इन्फेंट से चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड से एडोलसेंस एज में जाएगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर लास्ट में ओल्ड बुढ़ा हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। इन बॉक्स इफ बॉक्स इज कोडेड एस, ठीक है, बॉक्स को ऐसे कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो बी से देखिए यहाँ पर सी डी हो गया, यानी बी के बाद क्या आता है, सी डी आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आता है, एक्स के बाद वाई जेड आता है, ठीक है। अगले दो दे रखे हैं। तो वैसे ही बोल रहा है हीरो के आपके लास्ट लेटर क्या बनेगा, जो वर्ड बनेगा। तो ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद तो पी क्यू आता है, तो पी क्यू जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, खुद सॉल्व कर रखे होंगे आपने, बाकी यहाँ आंसर ही चेक करने हैं, ठीक है। अब वीडियो में देखोगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी और अच्छे से समझाने लगूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है नंबर चेक करने, कितने नंबर जो है आप ला पा रहे हो। अगर नहीं ला पा रहे अच्छे, तो स्टडी मटेरियल जो है आप बाय कर सकते हो, पूरा जो है सिलेबस कवर कर रखा है, जिसके बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मेहनत तो जो है करनी ही पड़ेगी। 78 देखिए, इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड डस्ट, वेयर डू फिश लिव। अब फिश कहाँ रहेगी, पानी में रहेगी, पानी को वाटर बोलते हैं, मगर यहाँ पर देखिए वाटर क्या बोला है, वाटर इज कॉल्ड कलर, तो यहाँ पर कलर राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर कोड कर रखा है कि वाटर को कलर बोलते हैं, फिश तो वाटर में रहती है, मगर वाटर को इन्होंने कलर बोला है, तो कलर जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 है। अब यहाँ पर जो है कोड टाइप दे रखा है, आपको बॉय का कोड पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला पहला वाला लेते हैं, यहाँ पर बॉय इज गुड, सीता इज गुड, तो इज का कोड क्या होगा, इज का यहाँ पर सेम क्या है, कुछ सेम है, हाँ, कुआओ जो है ये सेम है, ठीक है, क्यू यू ओ, ये जो है इज के लिए हो गया। चलिए और देखते हैं, और हम कहाँ से पकड़ सकते हैं। बॉय इज गुड, डॉग वॉज गुड, तो गुड वाला लेते हैं यहाँ, गुड गुड, ए और डी में गुड किस में सेम कहाँ पर हो रहा है, सी यू आई हो रहा है, तो सी यू आई जो है ये गुड के लिए हो गया, ठीक है, ये गुड के लिए हो गया। तो हमने पढ़ लिया ये गुड के लिए हो गया, कॉ इसके लिए होता है, हीर जो है ये बॉय के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर हीर जो है राइट आंसर है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 80 देखते हैं, इफ समर इज कोड इज रनर, ठीक है, समर को जो है रनर बोल रहे हैं। तो देखिए यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी सेम है, ई आर यहाँ पर भी सेम है, ई आर यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर पहला बदला और ये थर्ड और फोर्थ बदल रहा है, पहला थर्ड और फोर्थ बदल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कैसे जा रहे हैं, ये एस से एक माइनस हो रहा है, ठीक है, एस से पहले आर आता है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो आर एस, तो एस से पहले वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कौन कौन सा सेम रहेगा, सेकंड वाला आई सेम रहेगा और ई आर सेम रहेगा। और इससे पहले वाले आपको देखने, डब्ल्यू से पहले वी आ गया, एन से पहले ओ आ गया, टी से पहले यू आ गया, तो ये जो है आपका बनना चाहिए। तो 80 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 81 है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ ले लो, यहाँ ईस्ट ले लो, यहाँ वेस्ट ले लो, यहाँ साउथ ले लो। एक बंदा है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर बोला देन टू ईस्ट, ये 10 किलोमीटर फिर ईस्ट गया, फिर जो है नॉर्थ जाएगा 3 किलोमीटर और फिर जा रहा है अगेन टर्न्स टूवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ये निकलेगा आपका, यहाँ 2 है और ये देखिए 3 था ना, तो इसको ऐड कर दो, ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया, ये जो है पूरा 5 आ गया। अब ये 10 था और ये 2 था, तो मतलब ये पूरा कितना हो गया, 12 हो गया। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया, इसका रूट कर देना, तो 169 का रूट कितना होता है, ये आपका 13 होता है, तो 13 इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए 82 देखते हैं। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, 3 रोज, सॉरी 3 रोज है, तो 3 रोज बना देते हैं। ए इज इन द मिडल, तो ए यहाँ पर है, तो ए को यहाँ दे दो। पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, तो पी यहाँ पर है। और क्यू इज जस्ट बिहाइंड पी, तो क्यू जो है पी के पीछे है। फिर बोल रहा है आर इज नॉर्थ ऑफ ए, तो आर जो है यहाँ पर है। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन आर इज क्यू, तो आर इज क्यू, तो यहाँ पर पूछ रहा है आर की किस डायरेक्शन में क्यू है। तो यहाँ पर नॉर्थ हो गया या ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया या साउथ हो गया, तो ये तो साउथ ईस्ट में दिखा रहा है, तो साउथ ईस्ट यहाँ पर दे रखा है। 82 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 83 देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अरुण सेड, तो अरुण ले लेते हैं और फोटोग्राफ ये रही, ठीक है, पता नहीं किसकी फोटोग्राफ है। शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, ठीक है, उसका सन है, उसकी वाइफ है, ठीक है।
डॉटर, फिर बोल रहा है माई सन्स वाइफ्स डॉटर, तो उनका भी कोई डॉटर है, ठीक है, यानी उसकी सन और वाइफ का जो डॉटर है उसकी मदर है ये, ठीक है, मदर है। मदर का मतलब ये वाइफ ही तो मदर होगी जो उसकी बेटे की वाइफ है, तो ये फोटोग्राफ उसकी वाइफ की है, उसके बेटे की वाइफ की है, तो वो क्या लगी, फादर इन लॉ लगा, ठीक है। अरुण क्या लगा उस लेडी का, उसके बेटे की पत्नी है वो, तो क्या फादर इन लॉ लग रहा है अरुण उसका, ठीक है। तो 83 का आंसर ऑप्शन सी है। 84 देखिए, वेयर देर आर डियर एंड पिकॉक्स इन अ जू बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200, हाउ मेनी पिकॉक्स आर देयर। तो कह रहा है मान लीजिए डियर, ठीक है, डियर को x मान लिया, पिकॉक को हमने y मान लिया, तो x प्लस वाई कितने टोटल कितने 80 है। फिर बोल रहे हैं द नंबर ऑफ देयर लेग्स, तो डियर के कितने 4 लेग होते हैं तो 4x ले लो, और पिकॉक के 2 लेग होते हैं 2y ले लो, ये किसके बराबर होंगे 200 के बराबर होंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x, 2 से डिवाइड कर दो ना y, और ये 100, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y अगर x को उधर ले जाओ तो माइनस एक्स हो जाएगा y की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 2x, फिर y की जगह हम पुट करेंगे 80 माइनस एक्स इक्वल टू 100, तो माइनस एक्स है 2x है तो एक x बचेगा, और 80 प्लस का वहाँ जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पुट करो तो y की वैल्यू 60 आएगी। तो पूछा है पीकॉक कितने, पी वाई हमने माना था, पीकॉक तो 60 है। 84 का आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 85 देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम ऑफ द गर्ल, तो अगर गर्ल्स x हैं तो बॉयज कितने होंगे 3x होंगे, क्योंकि 3 गुना है। तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, तो x प्लस 3x कितना हो गया, ये हुआ 4x, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी बच्चे होंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे, तो कौन सा जो है नहीं रिप्रेजेंट करता, इतने बच्चे नहीं हो सकते। 48 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 44 भी, 40 भी, 42 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इतने बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। 85 का आंसर ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो हारमोनियम जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इंस्ट्रूमेंट बड़ा सर्कल हो गया। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, तो इससे भी बड़ा हो गया फ्लूट्स, ठीक है, फ्लूट्स जो है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कंक्लूजन, द ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल फ्लूट्स थोड़े इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, फ्लूट्स वाला सबसे बड़ा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ऑल हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, तो हाँ हारमोनियम का सर्कल जो है फ्लूट के अंदर आ रहा है, तो ये ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। 86 का आंसर ऑप्शन बी है। 87 देखिए, इन अ रो ऑफ ट्रीज, ठीक है, अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी ट्रीज, तो इसमें ऐसे करना होता है 7 + 14 करो, ठीक है, और -1 कर दो, आंसर आ जाता है। तो ये 21 में से 1 गया तो 20 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब ये आपको फाइंड करना है कौन सी जो है इसे कंटेन करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर दे रखा है, देखिए ऑप्शन सी में ये सेम जो है ऐड है आपका, ठीक है, ये इसके अंदर जो है एम्बेडेड है। तो 88 का राइट आंसर क्या है, 88 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोलना है इसको कंप्लीट करना है आपको फिगर को, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कैसे करोगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी है, नीचे को भी है, ऊपर को भी है, अब इस डायरेक्शन को होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन को कहाँ पर है, इसी में तो दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो 89 का राइट आंसर क्या होगा, 89 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन दोनों को मिला के जो है ये थर्ड वाला बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के ये थर्ड वाला बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के थर्ड वाला बनेगा। तो बीच में काला गोला ये रहा, और ये अगर देखें तो ये फोर्थ वाले में हो रहा है। तो 90 का राइट आंसर क्या है, 90 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है, मैंने बोला जनरल कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। बाकी करते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, तो कौन सा प्रोटोकॉल है, HTTPS है, ठीक है। HTTPS क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है अगर सिक्योर डाटा जो है ट्रांसमिट करना है इंटरनेट ओवर, ठीक है, क्लाइंट के बीच में, ठीक है, क्लाइंट के बीच में अगर आपको करना है तो HTTPS, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट और सर्वर के बीच में करना है तो कैसे होगा, HTTPS से होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। 92 है, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम, तो क्या होता है 0 और 1 तो होता है ना इसमें, तो 0 1 है, तो 2 जो है यहाँ पर बाइनरी बेस होता है, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 और 1 आपकी दो ही मीनिंगफुल डिजिट्स होती है। 93 देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर, तो रैम में क्या होता है, टू प्रोवाइड टेम्पररी स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर रैम जो है आपकी वॉलेटाइल होती है, अगर पावर सप्लाई चली गई तो डाटा जो है गया, तो टेम्पररी स्टोरेज जो है देता है रैम। तो 93 का आंसर ऑप्शन सी है। 94 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया, विंडोज 10 हो गया, ठीक है,
ये बाकी आपका जो है एप्लीकेशन है। गूगल क्रोम जो है आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, एडोब फोटोशॉप है अनइंस्टॉल इंस्टॉल दोनों कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी उसका पार्ट हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में ही होते हैं, ठीक है। विंडोज 10 के ऊपर जो है आपका पूरा कंप्यूटर चल रहा है, उसके ऊपर जो है सारी चीज़ें रन हो रही है, तो विंडोज 10 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 95 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो लैन और वैन की पहले तो फुल फॉर्म बतानी चाहिए। लैन क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या हो गया, वाइड एरिया। तो वाइड एरिया मतलब ज़्यादा जो है कवर करेगा एरिया, तो यहाँ पर क्या है, वैन कवर्स अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया देन लैन। तो यही डिफरेंस है। 95 का आंसर ऑप्शन बी है। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IPv4 एड्रेस। तो IPv4 एड्रेस क्या होता है, चार, ठीक है, चार होते हैं आपके, ठीक है, चार जो है आपके यहाँ पर नंबर्स होंगे और वो 0 से 255 के बीच में होंगे, ठीक है, 0 से लेके 255 के बीच में होंगे और ऐसे डॉट करके मतलब बीच में चार ही होंगे, ठीक है, चार में आपके जो है वो दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे नंबर जो है आपके 0 से 255 के बीच में है। 192 हो गया, 168 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। ये देखिए 256, 255 से ज़्यादा चले गया, ये कैंसिल करो। यहाँ 256 दिया है, ये भी कैंसिल करो। अब यहाँ पर देखिए 456, ये भी कैंसिल करो। तो ये वाला जो है वैलिड आपका IPv4 एड्रेस है, ठीक है। V4 मतलब चार जो है आपके यहाँ नंबर्स होंगे और 0 से 255 के बीच में होंगे। यहाँ देख रखा है 0 से 255 के बीच में होंगे, सेपरेटेड बाय पीरियड्स। तो चार नंबर आपके जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यहाँ पर परमानेंटली जो है डाटा स्टोर किया जाता है, बाकी डिलीट तो कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, हार्ड डिस्क है आपकी। 98 है, विच ऑफ दिस MS ऑफिस प्रोडक्ट इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो। तो स्लाइड शो किसमें, पावर पॉइंट में, ठीक है। स्कूल टाइम पे भी बनाते थे, तो स्लाइड स्लो किसमें, पावर पॉइंट में जो है बनाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं उसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती है, तो कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है उसमें, जावा, ठीक है, जावा लैंग्वेज जो है उसमें यूज़ की जाती है। 100 है, वेयर इज बायोस स्टोर्ड। तो बायोस को जो है कहाँ पर स्टोर किया जाता है, फ्लैश मेमोरी चिप में। तो थोड़े डिफिकल्ट से डालने की कोशिश की है, बाकी डिफिकल्ट भी डाल देते हैं। अगर 10 क्वेश्चन है तो 8-9 ईजी डालेंगे, एक दो जो है डिफिकल्ट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर सारा पेपर ही आसान बना दिया तो फिर बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर ला देंगे। तो इतना भी आसान नहीं करते, थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट डालते हैं, मगर मैक्सिमम पेपर आपका ठीक ठाक ही रहता है। तो यहाँ पर जो है आपको पूरा मैंने मॉक टेस्ट करा दिया है HP हाईकोर्ट क्लर्क का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, 29,000 बच्चे वहाँ जोड़े। आगे जो है फ्री मॉक टेस्ट वहाँ आपको मिलते रहेंगे, और साथ में अगर किसी ने पेड लेने होंगे तो नीचे हमारे एप्लीकेशन का जो है लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो, वहाँ पर 10 मॉक टेस्ट है और वो आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। बाकी किसी ने स्टडी मटेरियल लेना है तो 7018186561 इस पे जो है HP हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल लिखना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर रखा है। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी जो है आपको फ्री मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा।